अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ मैं हूं ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं मुल्क में होने वाली डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करते हैं, इसके अलावा अहम इश्यूज़ उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का राबिता हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर और अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब से। उस पर बात हुई है तो उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कब किया जाएगा, कब होगा, ये बाद में इसका ऐलान किया जाएगा। तो इस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर किस हद तक प्रेशर डाला जा सकता है? क्या अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम तर जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं अगर वो एक पेज पर इकट्ठी हो जाती हैं तो हुकूमत के ख़िलाफ़ ये ख़तरे की घंटी बज सकती है या नहीं? इससे पहले भी पिछली हुकूमतों की भी बात की जाए कि बरसर इक़्तिदार हुकूमत के ख़िलाफ़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, उसी तरह भरपूर तरीके से किया गया। तो इसी तरह इस दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। इसका एजेंडा क्या होगा ये तो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, इसी हवाले से हम बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा एजाज हफीज़ हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का क्या मौक़िफ़ होगा, इसी पर हम तफसीलात जानेंगे। मौक़िफ़ क्या होगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का? पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद रसूल भुल्लर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पबजी गेम के हवाले से, बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके बाद टिकटॉक पर भी पाबंदी आयद किए जाने का कभी इम्कान मौजूद है, तो इस पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं? तो इस पर हम बात करेंगे एंकर पर्सन जैन खान साहब से हम बात करेंगे। इसके बाद हम आखिर में गुफ्तगू करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब से हम बात करेंगे। मुल्की हालात के हवाले से बात करेंगे, APC के हवाले से बात करेंगे कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अगर कामयाब हो जाती है कहीं ये इशारा -1 की तरफ नहीं होगा। तो इसके बरक्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल होगा और महंगाई के हवाले से भी हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब से वो बताएंगे कि महंगाई के हवाले से क्या क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान को क्या क्या इक़दामात करने चाहिए महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से। ऑलरेडी मुल्क में आटा चीनी बहरान अपने अरूज पर है, पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान की तारीख की इंतहाई सतह पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा ईद उल ज़ुहा की आमद है। जब ईद उल ज़ुहा की आमद होती है तो मवेशी मंडियां सज जाती हैं। तो इसी पर भी हम बात करेंगे कि महंगाई के हवाले से और कोरोना SOPs क्या है मवेशी मंडियों के लिए, उस पर किस हद तक अमल दरामद करवाया जा सकेगा या नहीं, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की स्टूडियो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर शहबाज शरीफ से राबिता हुआ है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। तो इस हवाले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी जिक्र किया गया। तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम बात करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा एजाज हफीज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज हफीज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बताइएगा, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, इस पर दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पर दिखाई दे रही हैं। तो इसके अलावा ऑलरेडी जो दीगर जो सियासी पार्टीज़ हैं उन्होंने पहले ही हमायत का ऐलान कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया। आज इस वक्त भी हम जब बात कर रहे हैं तो हमारा 3 रुकनी वफद एहसन इकबाल साहब, सरदार रियाज साबिक साहब और ख्वाजा सार शेख साहब इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनसे मिलने गए हुए हैं ज़रदारी हाउस में। और हमारी पार्टी जो है वो हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम जमहूरियत के साथ हैं। और ये इस वक्त जो गवर्नमेंट ने जिस तरह इस PTI की गवर्नमेंट ने महंगाई का जो तूफान बर्पा किया है और जिस तरह लोगों का जीना अजीर्ण कर दिया है
اس کے اوپر ہم سب لوگ اکٹھے ہیں, پوری اپوزیشن اکٹھی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نااہل حکومت جو ہے یہ پاکستان کے عوام کے خون کا آخری قطرہ تک چھوڑ رہی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ساری اپوزیشن کو مل کے اکٹھے حکومت کے خلاف اپنی جدوجہد کرنی پڑے گی, تاکہ یہ اور نیا اس کا ایک لے کے نیا الیکشن آئے, نئے الیکشن میں نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے اور وہ آگے پاکستان کے عوام کے فیصلہ کرے. اچھا اعجاز حفیظ صاحب یہ بھی بتائیے گا, آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے ہی میرا آپ سے سوال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. گورنمنٹ اس وقت جو حالات بنے ہوئے اس میں ساری اپوزیشن اکٹھی ہوگی, ایک ہی بات ایک ہی آواز ہے, اور پاکستان کے عوام کی آواز ہے. مہنگائی کے خلاف ہے, بے روزگاری ہے, لا اینڈ آرڈر ہے. اور آپ جو دیکھیں نا کہ اس وقت تو جو جس طرح لوگ ڈاکہ پڑا ہے آتے پہ لوگوں کے, جو مہنگائی ہوئی ہے چینی پہ, وہ پیٹرول دیکھیں نا, کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ یکم کے علاوہ بھی کہیں کیا ہو. اچھا اعجاز حفیظ صاحب آپ یہ بتائیے, لیکن پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ جتنے مرضی یہ سیاسی جماعتیں اگر ایک پیج پر اکٹھی بھی ہو جائیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی, جو ان کی ایک سوچ ہے -1 کے حوالے سے وہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیں جی, ہماری -1 کی کوئی سوچ نہیں ہے. ہماری سوچ ہے کہ اس ملک میں دوبارہ الیکشن ہو اور اس الیکشن میں الیکٹڈ گورنمنٹ آئے, اور وہ پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے آئے گی. یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں, پاکستان کے عوام کے جو ووٹوں سے گھومتا ہے گی, وہ پاکستان کے عوام کا دکھ درد سمجھے گی اور اس کے لیے کام کرے گی. یہاں پہ انہوں نے جو کہتے تھے ہیلتھ پہ ہم کام کریں گے, ہم ایجوکیشن کام کریں گے, آپ کے سامنے انہوں نے ہیلتھ کا بجٹ بھی کٹ کر دی ہے, صوبوں میں بھی مرکز میں بھی, اور اسی طرح ایجوکیشن کا بجٹ بھی, ہائر ایجوکیشن میں انہوں نے اس کو بجٹ کٹ کر دیا ہے, یونیورسٹی کی گرانٹس کم کر دی ہیں, پی ایچ ڈی کے جو پیسے وہ کم کر دیے. تو یہ سارا کچھ یہ صرف یہ پاکستان کے اداروں کو برباد کرنے آئے ہیں اور کچھ نہیں ہے اس وقت. اعجاز حفیظ صاحب یہ بھی بتائیے گا, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا رابطہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب سے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس ملاقات میں, اس ٹیلی فونک رابطے میں کیا کیا پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, اس میں انہوں نے خیریت دریافت کی ہے شہباز صاحب کی, اور دونوں نے اتفاق کیا ہے اس بات سے کہ ہم جمہوریت کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے کام کریں گے اور ہم پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں گے. دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا اہم فورم ہے وہ پارلیمنٹ پاکستان کی, وہاں پہ فیصلے ہونے چاہیے. اس وقت اس گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا ہوا ہے اور اس کو تالا لگا دیں جب وہاں فیصلے نہیں کرنے. انہوں نے مشیگان کی ایک فورس رکھی ہوئی ہے, فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے, اور وہ اہم ہی, ان کو پاکستان تعلق بھی کوئی نہیں ہے, پاکستان کے اہم فیصلے وہ کرتے ہیں. خود ہی خان صاحب کہتے تھے کہ یہ جن کے ڈیو ایڈیشنلٹی وہ پاکستان کے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں, اور اب وہی ڈیو ایڈیشنلٹی والے پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں. وہ چاہے وہ پی اے ہو, چاہے باقی ادارے ہوں, ہمارے قومی ادارے, ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. دیکھیں نا آپ کے سامنے پہلے خود پارلیمنٹ میں کہتے ہیں آگے کہ جناب یہ ہمارے اتنے بندے 250 کے قریب بندے جو ہیں فیک ہے ہمارے جناب پائلٹ, اور بعد میں جو ہے سول ایویشن اتھارٹی کہہ رہی کہ نہیں وہ ایسی بات نہیں کی تھی, وہ تو بندے سب کلیئر ہیں. تو جو پاکستان پی اے کا اربوں کا نقصان ہو گیا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اچھا اعجاز حفیظ صاحب, نااہلی کی وجہ سے پاکستان تباہی بربادی کی طرف چلا گیا ہے. اچھا اعجاز حفیظ صاحب یہاں پر بتائیے گا کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے, صرف چند روز باقی ہیں, اس والے سے مویشی منڈیاں بھی لگ گئی ہیں, لیکن مہنگائی ہے کہ مہنگائی کنٹرول ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. تو مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, یہاں پر حکومت پنجاب کو یا ضلعی حکومتوں کو کس طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, مویشی منڈیاں جب لگتی تھی نا ہمارے وقت میں, تو ہم باقاعدہ اس کے ایس او پی اس وقت بھی ہوتے تھے, ہم وہاں پہ لوگوں کو پارکنگ فری دیتے تھے, ہیلتھ کی فیسلٹی ہوتی تھی, سب کچھ تھا. مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چونکہ کرونا کی وجہ سے جو حالات بن گئے ہیں, اس وہاں پہ ہمیں سب سے اہم بات جو ہے, ابھی یہ پچھلے دنوں چلا جو منڈیاں بنی ہیں وہاں پہ لوگوں جو مویشیوں کے لیے پانی نہیں ہے, وہاں پہ ان کے لیے جو ہے ٹوائلٹس نہیں ہے, وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ بیپاری باہر سے آتے ہیں وہاں جنہوں نے ایک ایک ہفتہ 10 دن رہنا ہوتا ہے, ان کے لیے ٹوائلٹس نہیں بنے, مویشیوں کے لیے پانی نہیں ہوگا, تو وہاں پہ کیچڑ ہے اتنا زیادہ, وہ برسات کا موسم ہے. تو ایسے موسم میں یہ چیزیں مینج کرنی چاہیے تھیں, مگر ان کو مینج اس طرح نہیں کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. یہ اصل میں جب پولیٹیکل لوگ آتے ہیں تو وہ پیچھے پورا فورس کے ساتھ اب وہاں جاتے تھے, ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے, خود اس کو گائیڈ کرتے تھے. مگر اس وقت صورتحال چونکہ پولیٹیکل سسٹم انہوں نے بلدیات کا جو ہمارا سسٹم ہے اس کو انہوں نے تالا لگا دی ہے اور سارا کچھ بیوروکریسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دی ہے.
तो फिर पाकिस्तान के अवाम के साथ भी यही होगा जो हो रहा है इस वक्त। अच्छा एजाज हफीज साहब, उस वक्त तो खैर कोरोना भी नहीं था, लेकिन कोरोना के पेश नज़र मवेशी मंडियों को बिल्कुल महदूद कर दिया गया। तो आपके दौरे हुकूमत में भी जब अपोजिशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अपोजिशन आप पर इल्ज़ाम लगाती थी कि मंडियों का आपने जिक्र किया, जो मवेशी मंडियाँ वो आप मनपसंद लोगों को उस वक्त ठेके पर दी जाती थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मंडियां किसी को ठेके पे नहीं दी जाती। मंडियां हमेशा से जो है ये कॉर्पोरेशन का अमला खुद इसको होल्ड करता है, हमारे लोग करते हैं। व्यापारी आते हैं वहां पे अपने अपने मवेशी रहते हैं, उसकी कोई फीस नहीं होती है, हम उनको फ्री वहां पे लाइट पानी उनकी वो उनके रहने के लिए वहां पे स्टॉल भी फ्री होते हैं, किसी बंदे से कोई पैसा नहीं लिया जाता। अब जब ज़िलाई हुकूमत नहीं है तो किस तरीके से ये सिस्टम चलेगा? देखें जी, इस वक्त जिले हुकूमत नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं लाहौर के वो इस वक्त सारे निज़ाम को चला रहे हैं, सीओ हैं वो चला रहे हैं। हालांकि सीओ साहब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीजन लोग हैं, पुराने काम करने वाले लोग हैं, मगर जब तक उनके साथ पॉलिटिकल विल नहीं ना होगी वो उस वक्त तक रिजल्ट नहीं दे सकते। जब तक इस वक्त इसको कोई बंदा आप देखें ना, बल्दियात का जो महकमा है वो सीएम साहब अपने पास रखा हुआ है, उसका फुल टाइम वजीर होना चाहिए था ताकि वो इस वक्त सारे मामला को खुद देखता। जहाँ पे जब आप सेक्रेटरियों के साथ कुछ छोड़ देंगे तो सेक्रेटरी तो वो अपनी तनख्वाह लेंगे, उनको काम से क्या कर रहे। अब मुझे ये पता है मंडियां लग रही, कितने लोगों ने जाकर उसका अब तक विजिट किया सरकारी तौर पे कि कहाँ पे लोगों को क्या क्या मसाइल हैं, कोई बंदा जाने को तैयार ही नहीं है। हर बंदा अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, टीवी पे आके वो अपने मैसेज दे देते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। एजाज हफीज साहब, आप तो ये बात करें मवेशी मंडियों के हवाले से, ये तो बड़ी दरकिनार यहाँ पर बात करें कोरोना वायरस के बाद जो SOPs पर अमल दरामद होना चाहिए, हुकूमत तो वो भी नहीं करवा सकी। SOPs पर अमल दरामद तो मवेशी मंडियों में कैसे करवा सकती है? देखिए जी, बात यह है कि इसी वजह से पहले भी आपको याद होगा पिछली ईद से भी, ईद के बाद एकदम कोरोना का जो है वो पेंडेमिक बहुत ज्यादा हो गया था लोगों में, फिर हमें लॉकडाउन करना पड़ा। अब भी यही सूरत हाल है, अगर गवर्नमेंट अब इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाएगी तो ईद के बाद ये फिर दोबारा नई वबा आएगी। इसके बाद मुहर्रम का महीना आ रहा है, अगर गवर्नमेंट ने SOP से अमल ना करवाया और इसको सबको खुली छूट दे दी, उसके बाद आने वाले वक्त में ये वबा दोबारा फैल जाएगी और फिर ये लोगों पे आके कह देंगे जनाब लोगों ने कुछ नहीं किया। हुकूमत का काम है लोगों को गाइड करना, जहाँ पे लोग इसको वायलेशन करें उसको चेक करना। अगर गवर्नमेंट चेक नहीं करेगी तो फिर इसी तरह होगा, फिर ये पेंडेमिक यहाँ पे खत्म नहीं होगा, ये दोबारा आ जाएगा। एजाज हफीज साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए जी, गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये चाहिए कि वहाँ पे हर जो मंडियां हैं वहाँ पे मंडियों में जाके काउंटर लगाएं, वहाँ पे बैठ के लोगों को गाइड करें, वहाँ पे पुलिस साथ हो, जो बंदा SOP से अमल नहीं करता उसको सख्ती से SOP से अमल करवाया जाए, खासतौर पे मास्क और सैनिटाइजर, ये दो चीजें गवर्नमेंट को वहाँ पे खुद प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो बंदा अगर मास्क नहीं, देहात से लोग आते हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, मगर वहाँ पे ये फ्री गवर्नमेंट को मास्क और सैनिटाइजर लोगों को देने चाहिए। वहाँ पे स्टॉक जगह जगह लगे हों ताकि लोग वहाँ पे जैसे कुछ चीज जानवर देखें उसको हाथ लगाएं, उसके बाद सैनिटाइजर से हाथ को धोएं। ये इस पे बहुत जरूरी अमल करना, सैनिटाइजर और मास्क, अगर ये दो चीजों पे अमल कर लिया जाएगा तो हम इस पे कंट्रोल रखेंगे। अगर इन पे अमल ना किया गया तो हमें आने वाले वक्त में बहुत प्रॉब्लम आएगी। बहुत शुक्रिया एजाज हफीज साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये थे एजाज हफीज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा। तो इनसे बात हो रही थी, महंगाई के हवाले से भी बात हुई और APC के हवाले से भी बात हुई। तो महंगाई के हवाले से और ख़ासतौर पर मवेशी मंडियों के हवाले से जो SOPs का जिक्र किया कि यहाँ पर हुकूमत जो ज़िलाई हुकूमत है उनको ये चाहिए कि ख़ास तौर पर वहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से उसके SOPs पर अमल दरामद को ज़रूरी बनाए, उसमें मास्क और सैनिटाइज़र वहाँ पर फराहम किया जाए ताकि देहात से आने वाले लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो और कोरोना वायरस से बचा जा सके। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम इसी तरह अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद रसूल भुल्लर साहब ने। इनसे हम बात करते हैं। फवाद रसूल साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आप ये बताइएगा, APC होने के लिए जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। APC करना तमाम जमातों का हक है, और एक जमहूरी मुल्कों में तमाम सियासी जमातें जब चाहें जिस तरह चाहें वो अपनी तमाम मुल्की छोटी और बड़ी जमातों को मिला के APC कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने हमेशा आज़ादी इजहार और आज़ादी जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए जद्दोजहद की है। इस 22 साल जद्दोजहद के अंदर हमने भी जो हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक इंसाफ की जंग के लिए हम लड़ रहे हैं, तो उसके लिए ये अगर जमातें भी, अगर बाकी जमातों का वर्जन भी यही होगा तो ये इस मुल्क के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। फवाद रसूल साहब, ये भी बताइएगा कि APC में होने के लिए जा रही है, अगर तमाम तर सियासी जमातें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मुखालिफ हैं, अगर तमाम सियासी पार्टीज एक पेज पर आ जाती हैं, तो आप क्या समझते हैं, इससे -1 की तरफ पेशरफ्त तो नहीं है? देखें जी, मुल्की सलामती के लिए तो वैसे तमाम जमातों को एक पेज पे होना चाहिए। जहाँ पे इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात होगी, जहाँ पे मुल्की सालमियत की बात होगी, मुल्की बका की बात होगी, तो उसमें तमाम जमातों को एक पेज पे होना चाहिए। पाकिस्तान तरीके से आप वेलकम करती हैं तमाम जमातों को, अगर ये एक पेज पे आ गई नहीं है, अगर इनका एजेंडा एक है। वैसे तो कोई लेफ्ट की ताकत है, कोई राइट की ताकत के साथ इनके साथ इलाक है, लेकिन अगर ये इकट्ठे हो गए हैं किसी चंद इश्यूज के ऊपर, खुश आइन, मैं तो खुश आइन नहीं कहूँगा, इसलिए अगर ये बेहतरी के लिए इकट्ठे हुए हैं तो इस मुल्क की बेहतरी होगी। वैसे तो आज तक ये कभी किसी बेहतरी के लिए इकट्ठे नहीं हुए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं सब। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ तो इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उसका मकसद क्या है, क्योंकि आज तक ये किसी मुस्बत काम के लिए कभी इकट्ठे नहीं हुए। तो अगर ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं और किस बेस पे इकट्ठे हुए हैं, ये अभी अगर इनकी APC जब कॉल करेंगे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरीके से एक्सपोज होंगे। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? तो मैंने तो पहले बताया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो खुश आइन इसको वेलकम करती है। ये APC कॉल करें और आपस में मिलें, चलो कम से कम आपस में जमातें तो आपस में इकट्ठी हो जाएं, क्योंकि हर एक की अलग-अलग दौड़ है, हर एक अपने अपने आकाओं को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। अगर ये एक पेज पे आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पहले तो ये था पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान महाज राय तो अभी भी अपने अरूज पर है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की खामोशी। लेकिन अब इसके बरक्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपस में राब्ते, ये किस तरफ इशारा जा रहा है? देखें जी, बढ़िया, मैं तो फिर बता रहा हूँ कि ये साल में चंद दिनों के लिए इकट्ठे बैठते हैं और फिर चंद महीनों के लिए फिर दूरी आ जाती है, फिर चंद दिनों के लिए बैठते हैं, फिर चंद महीनों की दूरी आ जाती है। ये तो इनको खुद से अपना एहतसाब करना चाहिए कि ये मिलते किस बेस पे हैं और ये बिछड़ते किस बेस पे हैं, इनकी वो बेसिस क्या हैं। ये सिर्फ अपने करप्ट हुक्मरानों को, अपने अपने पार्टी के लीडरान को बचाने के लिए अगर ये इकट्ठे हो रहे हैं तो अवाम इनको रद्द कर देगी, जिस तरह के 2018 के इलेक्शन में रद्द किया इनको। आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में भी अवाम इनको रद्द कर देगी, क्योंकि ये चोर डाकू लुटेरे, अवाम को पता है कि ये हमेशा अपने एक सिंगल एजेंडा मफाद पे इकट्ठे हो जाते हैं। अगर ये हो भी जाते हैं तो अवाम इनको चोर डाकू लुटेरा ही समझती है। ये वही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है। इस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, जो कज़न का जिक्र करते थे। ताहिर कादरी मिनहाज यूनिवर्सिटी में इजलास हुआ था दिसंबर के महीने में, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत में। तो आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी तो वही कर रही थी, अब ये जो पार्टीज अब कर रही हैं। देखिए जी, मैंने तो कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की उस वक्त रीजन और थी। मॉडल टाउन में दंदनाते इस मुल्क के इदारों के जरिए
عوام کا قتل کروایا گیا اور اس ملک کے وزیر اعلیٰ کے اشاروں پہ قتل کرایا گیا. پارٹیز کانفرنس کی بات کروں جو طاہر قادری صاحب نے بلائی تھی. جی میں بتا رہا ہوں کہ اس بیس پہ تمام جماعتیں عوام کی ساتھ جو استحصال ہو رہا تھا اس کے لیے اکٹھی ہوئی تھی. یہ 2017 کی بات ہے. ہاں جی, اور آج اگر یہ اکٹھی ہو رہی ہیں تو میں نے بتایا کہ اس کا ایجنڈا پہلے چیک کر لیں. ایجنڈا کیا ہے ان کا؟ ایجنڈا ہے کیا؟ یہ پاکستان طریقے صاحب کے خلاف ہے؟ کس بات پہ خلاف ہے؟ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا وہی ہے پاکستان طریقے انصاف نے جو تبدیلی کے نعرے لگائے تھے, تبدیلی سرکار نے نعرے لگائے تھے, عوام کو ریلیف ملے گا, 50 لاکھ گھر ملیں گے, 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی. یہ ایجنڈا تو ظاہری بات ہے اس کے برعکس ہی ہوگا نا. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ 50,000 گھر ایک والا دن کا چراغ نہیں کہ ایک دم سے بن جائیں گے, بن رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ ایک پروگرس ہمارا ٹارگیٹ تھا 50,000 گھر. تو 50,000 گھر سے زیادہ ہی بنیں گے انشاءاللہ, لیکن یہ ایک پروسیس کے تھرو بنیں گے. یہ کوئی ایک دم سے ایک دن کے اندر 50,000 گھر نہیں بن سکتے. سیم اسی طرح نوکریاں ملیں گی جب اداروں کو استحکام ملے گا, ادارے مضبوط ہوں گے, جب اداروں کے اندر اقربا بربری ختم ہوگی, جب اداروں کے اندر یہ سفارش پہ بھرتی کیے ہوئے لوگ جو پچھلے اتوار میں ہوئے تھے کرپٹ لوگ, ان سے جانچ اٹھے گی, ان کو سزائیں ملیں گی, نیب ان کو سزائیں دے گی. تو اس کے بعد ادارے اپنی اصل رنگ میں واپس آئیں گے, تو پھر انشاءاللہ عوام کو ریلیف ملے گا. جی بہت شکریہ جی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد رسول ملر صاحب تو موقف دے رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک پیج پر دکھائی دے رہی ہیں. تو اس کی زندہ مثال پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے رابطہ کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب سے. ان کی خیریت بھی دریافت کی اور اے پی سی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. اور اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس کب ہونے جا رہی ہے اس کی تاریخ کا اعلان بعد میں کر دیا جائے گا. تو بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ایک بار پھر ایک پیج پر دکھائی دے رہی ہیں. تو اس سے پہلے جتنی بھی دوسری سیاسی پارٹیز تھی انہوں نے پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جو پاکستان پیپلز پارٹی چاہے گی وہ دوسری چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں بھی وہ ان کے ساتھ ہوں گی. اب پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہے. اب اس پر دیکھنا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ کیا اقدامات کرتے ہیں. یہ آل پارٹیز کانفرنس اگر تمام سیاسی جماعتیں اگر اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ کس حد تک برسر اقتدار پاکستان تحریک انصاف پر پریشر ڈال سکتے ہیں, پریشرائز کر سکتے ہیں. پریشر ڈالتے ہوئے جو ان کے مطالبات ہیں خاص طور پر اب مہنگائی کے حوالے سے ہے, آٹا چینی بحران جو ملک میں شدت اختیار کر چکا ہے, عید الاضحیٰ کی بھی آمد ہے. جو ایک میکنزم ہوتا تھا اس سے پہلے عید الاضحیٰ سے پہلے رونق ہوتی تھی, مویشی منڈی سج جاتی تھی, لیکن وہ رونق وہ رانائی وہ دکھائی ہی نہیں دے رہی ہے کیونکہ کرونا وائرس کے حالات کے پیش نظر. بلدیاتی نظام کی بھی بات کی جائے, بلدیاتی نظام تو آلریڈی ہی وہ ختم ہو چکا ہے. ان کی جگہ جو سیکرٹری ہیں ایڈمنسٹریٹرز ہیں یونین کانسل کی سطح پر یا ضلعی حکومت کی سطح پر وہی اس کو چلا رہے ہیں. تو لیکن مویشی منڈیاں تو لگ گئی ہیں, وہاں پر گاہک بھی نہیں ہے, لیکن وہ ایس او پیز جو کرونا وائرس کے حالات کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ کیا اس پر ضلعی حکومت عمل درآمد کروا سکتی ہے یا نہیں. اب مہنگائی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے. پیٹرول کی قیمت کی بات کی جائے, پیٹرولیم مصنوعات کی بات کی جائے, ایک دم اس کی میں کمی کرنا, اس کے بعد 25 روپے کا اضافہ کر دینا, یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے. تو اس کا بوجھ عوام پر ہی پڑتا ہے. تو فواد رسول صاحب سے ابھی جو ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ہی وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھروں کا, 1 کروڑ نوکریوں کا, لیکن وہ تاحال تبدیلی سرکار کی جانب سے وہ جو ان کے جو دعوے تھے وہ بھی حقیقت میں ثابت ہی نہیں ہو سکے.
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल इशू की हम बात करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पबजी गेम को बैन कर दिया गया है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन ज़ैन खान साहब ने। ज़ैन खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पबजी गेम को बैन कर दिया गया है, तो नौजवान नस्ल इसका बड़ा इसका इस्तेमाल करती थी। जी मोहम्मद साहब, इट्स गुड टू बी बैक ऑन स्टार एशिया न्यूज़। आपने बहुत सही बात की। मेरे पास बहुत सारे नौजवान आए भी, उन्होंने कहा कि जी आप इस पे बात करें। मेरी इस पे ना बड़ी एक राय वो है इम्प्रिंटेड जी। मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो ऐसी चीजें बैन करे। आप अंडरस्टैंड करें, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। नौजवानों का पबजी के साथ बहुत सारे जो फाइनेंशियल मामलात थे, जिस तरह टूर्नामेंट्स जो छोटे छोटे होते हैं हमारे शहरों में, उनके साथ उनका एक जोड़ था, यानी कि वो पैसे कमा रहे थे। इस दौर के अंदर पैसे कमाना, आपको पता है नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा डाउन है। तो वो इन डिजिटल चीजों से, यानी कि जो ऑनलाइन चीजें हैं, उनसे वो कमा रहे थे, जिनमें पबजी एक बहुत सारा उनका सहारा था। उनमें यूट्यूब भी आता है, मगर पबजी से वो पैसे कमा रहे थे। तो बहुत सारे नौजवान आए, उन्होंने मेरी राय पूछी, उन्होंने कहा प्लीज आप इसका टीवी में भी जिक्र करें। तो मैं इस वक्त, आपने मेरे से पूछा, तो मैं बता रहा हूं। ज़ैन खान साहब, सबसे पहले आप इसकी रीजंस बताइएगा कि क्या वजूहात हैं, इसकी वजूहात आप बताइएगा। अगर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया तो जाहिर बात है तमाम तर मामलात को देखने के बाद ही इसी पर इनिशिएटिव लिया गया है, तो फिर जाहिर बात है तो इसमें आवाम को बल्कि इसको मुतमईन होना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट की जो राय है वो ये है कि जी बच्चे बहुत ज्यादा टाइम इस पे लगा रहे हैं, ये टाइम का ज़िया है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी वायलेंस को भी प्रमोट करता है। मैं इस राय से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूं। गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना, हुकूमत का काम है कि अपनी हुकूमत बेहतर करना। वो महंगाई की तरफ तवज्जो दे, वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ तवज्जो दे। ये चीजें इंटरनेशनली हमारे मुल्क में आती हैं। नौजवान इनके साथ खेलते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। हुकूमत का काम ये नहीं होता कि तफरीह की चीजों को वो बैन करे। अगर उसने मुआशरे की इस्लाह करनी है तो वो मुआशरे की इस्लाह, लेकिन ज़ैन खान साहब, पैसे के साथ साथ आपको पता है इखलाकी इकदार भी तो बहुत ज़रूरी है। तो इखलाकी कदरों को भी तो मलूज़े खातिर रखा जाता है। तो लेकिन यहाँ पर इससे जो हलाकतें हुई हैं, जो नौजवानों ने खुदकुशियाँ भी की हैं। सर, नौजवानों ने एग्जाम के प्रेशर में आके भी बहुत सारी खुदकुशियां की हैं। इसका मतलब है हम एग्जाम और यूनिवर्सिटीज को बैन कर दें। देखिए, बैन हल नहीं होता चीज का, ये एक ग्लोबल बहस है। ये इंटेलेक्चुअली ग्लोबली ये बहस ऑलरेडी छिड़ चुकी है। लेकिन इसमें आप ये भी तो देखिएगा कि इसमें जो मोस्टली स्टूडेंट्स अपने टाइम कंप्लीट करने दीजिए। ये दो राय हैं। एक ये होता है कि जी आपने मुआशरे की इस्लाह करनी है, क्या बैन से होगी या क्या इस्लाही कामों से होगी। तो वो ये इट इज टू ओपिनियंस। तो मैं इस राय का कायल हूं कि बैनिंग चीजों से मुआशरे की इस्लाह नहीं होती। लोग वीपीएन इस्तेमाल कर लेंगे, तो इससे इस्लाह कहां होगी जी। तो इसका क्या होना चाहिए, क्या हल होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? पबजी को दोबारा उसको इशू कर दिया जाए, दोबारा उसको इजाजत दे दी जाए? मेरा ख्याल है कि इस तरह की कोई भी चीज, देखिए मैंने पबजी कभी नहीं खेली, मैंने देखा हुआ है कुछ लोगों को खेलते हुए, मैंने खुद कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया। मसला ये होता है कि बैन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट इस एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ चॉइस को, उसका काम है कि वो टॉप पे रखे। इस्लाह अगर किसी काम में करना है गवर्नमेंट में, तो वो गवर्नमेंट इस्लाह कर सकती है। वो बता सकती है कि यार ये बुरी चीज है, ये अच्छी चीज है। तो इस तरह के एंटरटेनमेंट के कामों में, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई लॉज ना बनाए। ये एंटरटेनमेंट, छोटी छोटी जो बच्चों की, इसके अलावा ज़ैन खान साहब, तो पबजी के अलावा भी और तो बहुत सी भी इसके अलावा है, जिस तरह फ्रीलांस भी आप काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पबजी को ही गेम को खेलें, लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरी गेम भी, जिस तरह फ्रीलांस भी आप काम कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मैं आपको ये बता दूं कि पबजी मल्टी बिलियन डॉलर इस वक्त इकोनॉमी अपने अंदर रखती है। और अगर पाकिस्तान उसको सही तरीके से यूटिलाइज करे और इसको सीरियसली ले, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सालाना वो डॉलर्स उसके आ सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट और
انجیکشن کے طور پہ آپ کے ملک کے اندر. تو اس لیے ان چیزوں کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. کووڈ-19 کے بعد دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے, تو ہم نے اس طرف جانا ہے, ہم نے ملک کو پیچھے نہیں کھینچنا. اس میں یوٹیوب بھی ہے, پب جی بھی ہے, فورٹ نائٹ بھی ہے, فری لانسنگ جس طرح آپ نے بالکل بجا فرمایا, ان چیزوں کی طرف ہم نے جانا ہے, ہم نے پیچھے نہیں جانا. تو اگر آپ پیچھے جائیں گے تو یہ آپ کی اکانومی کو بھی یہ کافی زیادہ پرابلم کریٹ کرے. زین خان صاحب نوجوانوں کو بھی پروموٹ کرتے ہیں, ان کو بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے, جابز کے حوالے سے بھی آپ ان کو پروموشن دیتے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو یہی اس کا سبسٹیٹیوٹ وہی ہے, مطلب یوٹیوب ہے, فری لانس جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا وہ ہے. مگر میں اگین وہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ چیزیں وہ بین کرے, اس کا کام ہے کہ چیزوں کو سمجھے. نئے دور کے اندر ہم سٹیپ ان ہو گئے ہیں, ڈیجیٹل اب دور ہے, دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے, کرنسی بھی ڈیجیٹل ہونے والی ہے. تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں. کہ گورنمنٹ کا کام ہے نوجوانوں کو ڈیسیژن میکنگ میں لے کے آئے, اور ہم بزرگوں کی رائے کا احترام کرتے ہیں, مگر پھر بھی ہمیں جو ان لوگوں کو ان چیزوں کی ڈیسیژن لینی چاہیے جو ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے معاشرے میں. زین خان صاحب اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا, پب جی کے علاوہ اس کے بعد یہ بھی ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس کو بھی بین کیا جائے, ٹک ٹاک کو بھی بین کیا جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بین ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں اس ٹک ٹاک سے نوجوان نسل کیا تقریباً بہت بری طرح تعلیم پر توجہ کی بجائے اپنا فالتو وقت یہ ٹک ٹاک بنانے میں ضائع کرتے ہیں. عید محمد صاحب میرا اصولی ایک موقف ہے, میں بینز کے خلاف ہوں. اگر آپ کو ٹک ٹاک میں چیزیں خراب لگتی ہیں تو آپ معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں لیکچرز کے تھرو, شوز کے تھرو. آپ جیسے اوپینین میکرز اور ٹاک شو ہوسٹ اپنے شوز میں اس کو ڈسکشن میں لا سکتے ہیں. آپ یہ لاز بنا سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ اگر کسی نے کوئی اخلاقی طور پہ کوئی نازیبا ویڈیو پوسٹ کی تو اس پہ یہ لاز اپلائی ہوں گے. یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ایپ کو آپ بین نہیں کر سکتے, میں بیننگ کے خلاف ہوں. اس سے آپ کی جو سٹیزنز جو آپ کے ملک کے ہوتے ہیں نا, وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں. تو میں بیننگ کے خلاف ہوں اصل. تو مہنگائی کے حوالے سے کیا کہ عوام پریشان ہے, عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب تبدیلی کا نعرہ لگانے والی حکومت کی جانب سے تبدیلی سرکار نے جینا محال کر دیا ہے. عام آدمی پریشان ہے, آٹا چینی کا بحران آلریڈی ہے, اس کے علاوہ مویشی عید الاضحیٰ کی آمد ہے, اشیاء خوردونوش میں جو اضافہ کر دیا گیا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عید محمد صاحب. دیکھیں مہنگائی کی بھی میں ابھی بات کر رہا تھا, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے یہی. اگر گورنمنٹ آپ کے اصل مسائل کے اوپر توجہ دے, جیسے مہنگائی ہے, آپ کی اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیک آف گورننس ہے, آپ کی ڈیولپمنٹ ہے, ایجوکیشن ہے, تو وہ ان چیزوں کی طرف پھر نہیں پڑے گی. یہ پرابلمز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی کہ گورنمنٹس اپنی پرائورٹیز خراب کر دیتی ہیں. اس وقت آپ کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے, سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے, سب سے بڑا مسئلہ کورونا وائرس ہے, کووڈ-19 ہے, ایجوکیشن ہے. آپ کا کام ہے اس کے اندر اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کریں, ہیلتھ انفراسٹرکچر بہتر کریں, مہنگائی کو کم کریں. چینی, سبزی, دال, کون سی چیزیں ہیں جو عام عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. مگر آپ نے بین کرنا ہے تو ٹک ٹاک کرنا ہے, بین کرنا ہے تو آپ نے پب جی کرنی ہے. آپ کو پرائورٹیز کے نہیں پتا نا, یو ڈونٹ نو یور پرائورٹیز, اینڈ دین آپ پھر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. تو یہی مسئلہ ہے عید محمد صاحب کہ ہماری عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. آپ کیا سجیشن دیتے ہیں ون لائن میرا یہ ہے کہ جناب اپنی پرائورٹیز کو دیکھیں, مہنگائی کو کم کریں, اکانومی کو دیکھیں, اپنے ملکی معاملات کو دیکھیں. یہ نہیں کہ نوجوانوں کے پیچھے پڑ کے آپ ان کی گیمیں بین کرنا شروع کرتے ہیں. حکومت کا یہ کام نہیں ہے. حکومت کا کام ہے گورننس کرنا, یہ چیزیں نہیں کرنا. جی بہت شکریہ زین خان صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین یہ تھے زین خان, سینئر صحافی اور اینکر پرسن ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے. ان کا کہنا یہ تھا, جیسا ہم نے ذکر کیا انٹرنیشنل لیول پر پب جی گیمز پر پاکستان میں پابندی لگائی گئی ہے. پب جی گیم کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو اس پر پابندی نہیں لگانی چاہیے تھی, جبکہ جو دوسرا ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی تھا کہ اس پر پابندی لگانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. تو ٹک ٹاک کے حوالے سے یہاں پر کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے, اخلاقیات, ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے, کیونکہ ایسی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے علاوہ مہنگائی کے حوالے سے ذکر کیا, حکومت کا کام ہے گڈ گورننس کرنا, تو حکومت کو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اچھے اقدامات کرنے چاہیے. تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے.
नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं तो बात कर रहे हैं APC के हवाले से। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का राबिता हुआ है शहबाज शरीफ साहब से और APC बुलाए जाने का कभी इम्कान मौजूद है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। APC बुलाए जाने का कभी इम्कान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक पेज पर हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल होगा? जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे याद किया। असल बात यह है कि जहाँ तक तहरीक इंसाफ की जमात का ताल्लुक है, ये तो पहले दिन से ही कोशिश कर रही हैं कि मसाइल का हल किया जाए। मैं इस फेवर में तो नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि जनाब पिछली हुकूमतों ने इतना काम खराब कर दिया था कि अब ये हुकूमत जो है उसको परफॉर्म नहीं कर रही। गिले शिकवे जो है वो आवाम को दोनों पार्टियों से है, दोनों तरफ से है, पीपल्स पार्टी से भी है, मुस्लिम लीग से भी है और तहरीक इंसाफ से भी है। अब जहाँ तक तल्लुक है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल का, तो जाहिर सी बात है अपोजिशन जो बहुत प्रेशर डालना चाह रही है, क्योंकि एक तो कोरोना वायरस की वजह से भी बहुत सारे मसाइल है पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ। इसके अलावा जो जहाज गिरा था CIA का, उसके ऊपर एक नई बहस शुरू हुई है, तो वो हुकूमत को अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा करना चाहते हैं। चीनी का बहरान अपनी जगह पर शुरू है, आटे का बहरान अब शुरू होने वाला है। इसी तरह कराची में हालात जो हैं वो बारिशों की वजह से बिजली के इतने खराब हो चुके हैं, इकोनॉमिक पोजीशन इंतहाई खराब है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के तो जाहिर सी बात है अब अपोजिशन को मौका मिल गया है कि वो बलूचिस्तान के हालात को एक्सप्लॉइट कर सकें, वो रूरल सिंध के हालात को एक्सप्लॉइट कर सके। तो वो उन्होंने अपना जो है वो लाहे अमल तो तैयार करने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ जो अवाम है पाकिस्तान के, उनको मौजूदा हुकूमत से भी गिला है, क्योंकि जो इमरान खान साहब आए थे हुकूमत में, तो जाहिर सी बात है वो अवाम को अब एक एक्सक्यूज देकर आए थे, कि अवाम को एक प्रॉमिस लेकर आए थे कि जनाब मैं अपना तरक्की करूंगा, मैं तरक्की करके इस मुल्क को दिखाऊंगा, मैं नौकरियां इतनी लेके आऊंगा। इसके अलावा घरों का भी वादा किया था, 50 लाख उन्होंने दिए बहुत जाएंगे। सारे प्रोमिसेस किए थे। उन्होंने कहा कि मैं बेरोजगारी को खत्म करूंगा, लेकिन सर 2 साल तकरीबन होने को आए इस हुकूमत को आए हुए, ना तो कहीं घर बनते हुए नजर आ रहे हैं, ना कहीं नौकरियां नजर आती हैं। तो मसाइल तो इस मुल्क के बेशुमार हैं। और ये मैं अब आपको एक बात बता दूं कि आप किसी को ज्यादा देर, पाकिस्तानी अवाम बहुत सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो इस सियासत का पाकिस्तानी अवाम है ना, तो आप पाकिस्तानी अवाम को आप मजीद प्रोमिसेस पे बेवकूफ नहीं बना सकते। आप अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी किसी भी हुकूमत को, जो भी अगर कल को अपोजिशन हो सकता है हुकूमत में आए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने या मुस्लिम लीग की हुकूमत बने या दोबारा इनको ही इलेक्शन में आना पड़े, तो अब कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। तो लिहाजा मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी कारकर्दगी दिखाएगा आगे सियासत उसी की है, क्योंकि अब अवाम जो है वो उनको आगाही आ रही है। अब हर आदमी सोचने पर मजबूर है कि उसके हालात कैसे हैं और कैसे ठीक होंगे। तो लिहाजा ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये अब एक कोशिश है एक अवाम के अंदर कि जी हमने बेहतर काम किए थे, पिछली हुकूमत कहती है हमने बेहतर काम किए थे, ये हुकूमत कहती है कि ये सारा कच्चा छटा उनका किया हुआ है। अब देखें, अभी ये जो कल खबर आई है कि जनाब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर्स हैं, डुअल नेशनैलिटीज का इंकशाफ हुआ जी, उनका जो 4 जो है उनके पास डुअल नेशनैलिटी और बाकियों के पास ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। कम से कम 7 लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेन नेशनल्स गिने जाते हैं। तो इस तरह की बातें, जाहिर सी बात है इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे तो उन्होंने ये तो प्रॉमिसेस किए थे कि जनाब मैं इस तरह की कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जब मैं हुकूमत में आऊंगा। तो अब जाहिर सी बात है अपोजिशन को वो मौका मिल रहा है कि जी इमरान खान साहब ने इस तरह की बातें की थी, तो अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये सियासत का ट्रेंड जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक लफ्ज इलेक्टेड, एक लफ्ज सिलेक्टेड है। अब आप ये बताइएगा, अभी आपने जो जिक्र किया है एडवाइजर्स का कि डुअल नेशनैलिटीज उनके पास है, तो उनकी काबीना में जितने भी मोस्टली दे आर ऑल सिलेक्टेड। अब ये अवाम के वोटों से अवाम का पैसा जिस तरीके से ये तबाह बर्बाद किया जा रहा है, तो ये ज्यादती नहीं है क्या? देखें, बात जो जहां तक मैं तो सिर्फ एडवाइजर्स की बात की है, बाकी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़के आए हैं और इलेक्शन से उनका चुनाव हुआ है और उनके पास अपने पोर्टफोलियो है और बहुत सारे लोग देखिए उसमें जुल्फी बुखारी साहब हैं, नदीम अफजल चंद साहब हैं,
तो इसके अलावा जो मुशीर सेहत हैं वो भी सिलेक्टेड है, शहजाद अकबर साहब ही इज आल्सो सिलेक्टेड। उसमें मैंने तो खुद जिक्र किया है कि इस तरह की बातें जब आएंगी तो अपोजिशन को मौका तो मिलेगा कि वो अपोजिशन क्रिटिसाइज करेगी, और ये इन चीजों से अगर बच सके हुकूमत तो उसको बचना चाहिए, ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। और ये मैं समझता हूँ कि देखें, अब 2 साल आए इस हुकूमत को हो गए, अगर हम यही कहते रहे कि पिछली हुकूमत ने ये नुकसान कर दिया और हम छोड़ेंगे नहीं उसको, अगर आपके जो है एडवाइजर घरों में फिरते जाएंगे और वो रेस्ट हाउसेस में जाकर उसकी तस्वीरें दिखाते जाएंगे तो उससे टेंशन की फजा तो पैदा होगी। अब हुकूमत को तो ये चाहिए कि वो टेंशन सबको खत्म करके अब मुल्क की तरक्की के लिए सोचे। डॉक्टर साहब, मुल्क की तरक्की के लिए आगे चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुल्क की तरक्की के साथ साथ अवाम की फलाह बहबूद भी तो जरूरी है। अवाम के रिलीफ की अगर आपने बात की, तो अवाम के रिलीफ की अगर बात की जाए, ईद उल जुहा की आमद है तो महंगाई ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान की तारीख की बात की जाए, उस पर हुकूमत की कारकर्दगी जो महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। जी, बातें तो देखें बहुत सारी हो सकती है। महंगाई तो बहुत पहले से भी थी, अब भी है। अब कोरोना वायरस की वजह से अब बहुत ज्यादा नजर आने लग गई है, क्योंकि लोगों के काम तो बिल्कुल चल नहीं रहे। अब तमाम मार्केटें जो हैं वो बहुत देर बंद रही हैं, और जो अगर खुली हैं तो उसके अंदर भी उस तरह के काम नहीं है, बाहर से माल आ नहीं रहा। मार्केटों में महंगाई होना लाजमी है, क्योंकि अभी एक चीज जो है अगर बाहर से आ ही नहीं रही, ट्रक बंद है, कोरोना वायरस की वजह से हालात खराब है, तो आप महंगाई तो आपको नजर आएगी। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि पिछली हुकूमतों के दौर में महंगाई नहीं थी, उनके दौर में भी महंगाई थी। अब डॉक्टर साहब, इतनी तो नहीं थी अगर आप 2 साल के बात की जाए तो हुकूमत की कारकर्दगी की। नहीं सर, हुकूमत की कारकर्दगी तो देखे ना, बहुत सारे हालात की वजह से, मैं अगर आप मुझे जाती तौर पर पूछे तो हुकूमत की कारकर्दगी बहुत सारी चीजों में तो आपको बहुत अच्छी नजर आती है। मिसाल के तौर पर फॉरेन पॉलिसी हुकूमत की बहुत कामयाब नजर आती है। उसने कश्मीर के मसले को हिंदुस्तान के साथ और दूसरे ममालिक के साथ तल्कात को, खास तौर पर इमरान खान साहब की जो कोशिशें हैं वो बहुत ज्यादा नजर आती हैं। लिहाजा बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात में भी आप देखें इस हुकूमत की कामयाबी आपके सामने है। हाँ, बिल्कुल नजर आती है कि बहुत सारे मामलात में हुकूमत जो है नाकाम भी है। मिसाल के तौर पर महंगाई को खत्म करने में नाकाम है। तो मैं तो ये खुद भी कह रहा हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरफ अब तवज्जो दे, आवाम को रिलीफ दे, हुकूमत जो है वो अच्छे तरीके से उसको चलाए। अब ये हम छोड़ेंगे नहीं, पीछे पड़ेंगे, इसको अब खत्म करके मेरा ख्याल है आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। जी, अच्छा, अब आप ये बताइए क्या पॉइंट्स हैं जिनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ को संजीदगी से लेना चाहिए मौजूदा तनाजुर में। अवाम की जब आपने बात की, अवाम को तो 2 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने, लेकिन अवाम ने इस हवाले से, क्योंकि हमारी सीनियर तज्जियाकारों से भी हमारी गुफ्तगू हुई, बात हुई, उनका ये कहना था कि अवाम बिल्कुल नाला दिखाई देती है। अवाम को अब इससे गवर्नमेंट से कोई भी कंसर्न रहा ही नहीं है। देखें जी, हुकूमत जो है वो 2 तरह के इकदाम लेती है। कोई भी हुकूमत दुनिया के किसी खिते में भी चले जाए, कोई भी हुकूमत होती है वो 2 तरह के इकदाम लेती है। एक शॉर्ट टर्म इकदाम होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इकदाम होते हैं। तो लिहाजा कोई भी हुकूमत अगर शॉर्ट टर्म इकदाम में आप देखें तो सबसे पहले इसको महंगाई को खत्म करना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म इकदाम हैं। इस मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर किया जाए, ये शॉर्ट टर्म इकदाम हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर तालीम के निज़ाम को बेहतर किया जाए, ये लॉन्ग टर्म इक़दाम हैं। इस मुल्क के अंदर मनसूबाबंदी की जाए, ये लॉन्ग टर्म जो है इसके असरात होंगे। तो लिहाजा हुकूमत को, चूंकि इमरान खान साहब का बहुत विजन है और बहुत देर के बाद हमारे पास एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ या एक बहुत तालीम याफ्ता लीडर है, तो उसको चाहिए कि वो इस तरह का विजन आप इस्तेमाल करें कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म तरक्की भी हो और पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म फायदे भी हो। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल आप मुझे ये बताइएगा कि एपीसी अगर कामयाब हो जाती है, इसके आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को खतरा है या नहीं? सर, पहली बात तो यह कि एपीसी होगी जरूर। कामयाब क्या होना है, एपीसी ने वो अपने मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब इलेक्शन तो 5 साल के बाद ही होंगे। मुझे नहीं नजर आता कि कोई मिड टर्म इलेक्शन हो या कोई हुकूमत की कोई नाकामी की वजह आ रही है। जितनी हाइप आपको क्रिएट होती नजर आ रही है, ये खबरों में है, ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमतें इतनी तेजी आसानी से या जल्दी से नहीं जाती और ये इस तरह के हालात अभी नहीं है। बाकी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आवाम को मोबिलाइज किया जाए, तो वो कर रहे हैं।
मेरा नहीं ख्याल कि APC से कोई हुकूमत को फर्क पड़ेगा। जी डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की APC के हवाले से, हमने बात की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमने बात की, और ख़ासतौर पर महंगाई के हवाले से हमने बात की। ईद उल ज़ुहा की आमद है, तो हुकूमत पंजाब हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी हुकूमत हो, बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है महंगाई को कंट्रोल करने में। तो इस पर हमने गुफ्तगू की, इस पर हमने राय ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन किया था एजाज हफीज़ साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फवाद रसूल साहब ने, और सीनियर तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब की हमने तफसीली गुफ्तगू सुनी। और मुख्तसर उनका ये कहना था कि 2 प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए हुकूमत जो इक़्तिदार में होती है। 2 चीज़ें हैं उनके सामने, एक है शॉर्ट टर्म और सेकेंडली है लॉन्ग टर्म, कि वो इक़दामात हैं जो किसी भी हुकूमत को देखने चाहिए। शॉर्ट टर्म इक़दामात क्या हैं? उस हवाले से कि आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ मिलना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, ये शॉर्ट टर्म प्रायोरिटीज़ है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज़ के हवाले से कि आपने लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी करनी है जिससे आने वाले वक्तों में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और देखते रहिए ऑन रिकॉर्ड।